हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले मैंने आपको केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान का जितना भी पोर्शन था सब मैंने आपको कवर करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्या, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम से देखिए, इस चैप्टर से एकदम कंपलसरी है आपका एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स प्लस आपके लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अब जैव प्रक्रम होता क्या है, तो देखिए हमारे शरीर में जैसे चाहे जितने भी जीवित जंतु हैं, जीव जंतु हैं, सब में कोई ना कोई जैविक प्रक्रिया होती ही रहती है। जैसे मान लीजिए अब जीवित जंतु हैं तो खाना खाएंगे ही खाएंगे, पाचन होगा ही होगा, उत्सर्जन भी होगा। तो ये सब क्या है, जीव जंतुओं के अंदर कोई ना कोई ये प्रक्रिया ही हो रही है ना, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, जैसे पोषण हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रक्रम है। तो इसी प्रकार जो जीवों में जितनी भी प्रक्रिया होती हैं, उसी प्रक्रिया के वजह से शरीर में क्या होता है, वो जो भी जीव जंतु है वो क्या है, वो मेंटेन रहते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं अनुरक्षित रहते हैं। तो उसी प्रक्रिया को ही कहते हैं जैव प्रक्रम। जिस प्रकार आप अपने घर में घरों को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे उसमें काम करते हैं, बहुत सारे उसको मतलब उसकी साफ सफाई रखते हैं, हर चीज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, तभी ना वो आपका घर स्वच्छ रहता है, मेंटेन रहता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, मतलब बहुत सारी क्रिया होती हैं। तो ये सब क्रिया मिलकर ही क्या करती हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मतलब मेंटेन बनाए रखती हैं। तो आइए जानते हैं जैव प्रक्रम होता क्या। पहले सिंपल सा उसका डेफिनेशन देखते हैं, तो जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए, बात करें अगर जैव प्रक्रम की तो क्या होगा, वे सभी प्रक्रियाएं। अब वे सभी प्रक्रियाओं में क्या क्या आएगा बेटा, देखिए वे सभी प्रक्रियाओं में आपका पाचन आ जाएगा, ठीक है, उत्सर्जन आ जाएगा, अवशोषण आ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब जैविक क्रियाएं है ना। तो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं। अनुरक्षण का कार्य का मतलब क्या होता है कि उसको क्या करती है, मेंटेन करती हैं। अनुरक्षण मतलब क्या होता है बेटा, मेंटेन, किसी चीज को जैसे हम लोग मेंटेन रखते हैं, तो उसी प्रकार अगर बात करें हमारे शरीर को मेंटेन कौन करेगा, जब ये सारी प्रक्रिया होंगी, जैसे पोषण हो गया, पाचन, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन, जब तक ये सब अच्छे से नहीं होंगी तो हमारा शरीर क्या कभी मेंटेन रहेगा नहीं ना। अगर थोड़ा सा भी देखते हैं कोई भी एक प्रॉब्लम होगा, इन सबों में से किसी में भी अगर दिक्कत हुआ तो आपके शरीर में जरूर बीमारियां उसको क्या करेंगे, शरीर को घेर लेंगी। तो उसको मेंटेन रखने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब मेंटेन रखने का कार्य करती हैं, वही क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम। तो आई होप आपको जैव प्रक्रम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब भूलेंगे नहीं ना जैव प्रक्रम क्या है। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो जीवित जीव जंतु के अंदर हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई निर्जीव है। अब क्या लकड़ी है तो लकड़ी में क्या पाचन होगा, वो खाना खाएगा नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, वो क्या है, सजीव हैं, जीवित है, तो उनमें कोई ना कोई प्रक्रिया होती है। तो ये जितनी भी प्रक्रिया है वही सम्मिलित रूप से क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने का मतलब शरीर को क्या करेंगे, मेंटेन रखने का काम करती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। अब देखिए जैव प्रक्रम में एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिया है, जैसे क्या क्या आ जाएंगे, पोषण आ जाएगा। अब पोषण क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है, तो आप जब खाना खाते हैं तो क्या होगा, उसका फिर अवशोषण करते हैं। जैसे मान लीजिए खाना खाएं तो आप जो भी जटिल पदार्थ खाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, प्रोटीन, फैट कुछ भी लिया, तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। मतलब पहले पोषण, जब हम खाना लिए फिर क्या होगा, वो पाचन मतलब उसका छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, मतलब डाइजेशन होगा। फिर श्वसन हम लोग सांस लेते हैं। तो पोषण एक तरह से बस क्या, हम लोग खाना खा रहे किसके लिए, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, या फिर शारीरिक वृद्धि के लिए। तो वही होता है पोषण। मतलब अगर हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं तो उससे हमको जो भी न्यूट्रिशन प्राप्त होता है वही क्या है, पोषण है। तो पोषण हो गया। पाचन आप समझ ही रहे हैं कि जितने भी आप जटिल पदार्थ खा रहे हैं उनका छोटे छोटे पार्ट में क्या होगा, टूटना, वही पाचन होता है। क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो एज अ कार्बोहाइड्रेट तो आप पचा नहीं सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में टूटेगा। जैसे मान लीजिए आपने रोटी खाया,
तो आप क्या खड़े रोटी तो खाते नहीं है, पूरा रोटी तो निगलते नहीं, उसको क्या करते हैं, पहले आप भी छोटा पीस आप तोड़ के खाते हैं, फिर दांत उसको क्या करते हैं और माइंड करते हैं और छोटा कर देते हैं। फिर ऐसे ही हमारे जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर तक रहते हैं वो सब क्या होते हैं, उसको धीरे धीरे करके उसको एकदम छोटे से छोटे पीस में तोड़ देते हैं। तो वो हो जाता है आपका पाचन। श्वसन तो आप जान ही रहे हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। तो ये सब क्या है, ये श्वसन है। परिवहन, अब परिवहन क्या है, परिवहन जैसे आप लोग किसी चीज़ पे ट्रेवल करते हैं, समझ लीजिए आप ट्रेन बस किसी की सवारी तो करते ही करते हैं, तो उसका काम क्या है, वो बस क्या करेगा, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जानते ही हैं कि ब्लड होता है, रक्त होता है, उस रक्त को ले आने का काम, मतलब हृदय तक ले जाना, फिर हृदय से बाकी अंगों में फैलाना, फिर जितने भी अशुद्ध ब्लड है फिर से वापस हृदय में लाना, उनको शुद्ध करना। मतलब क्या कर रहा है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, परिवहन का काम कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। और नेक्स्ट है उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है, अच्छा देखिए, अब आप खाएंगे तो अब ये थोड़ी है कि आप उसको खा के आप पेट में ही रखे रहेंगे कि नहीं हम उसको वेस्ट नहीं जाने देंगे, हमको उसको बाहर नहीं एक्सक्रीट करना है। तो उत्सर्जन क्या है कि जो भी आप खा रहे हैं तो सारे चीज़ उसमें आपके लिए लाभदायक नहीं होते हैं। कुछ जो भी आपके मतलब जितने भी पोषित तत्व होंगे, जितने भी पोषण तत्व होंगे, उनको क्या करेंगे आप अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे जितने भी खनिज पदार्थ हो गए, प्रोटीन हो गए, सबको आप अपने शरीर के द्वारा क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। लेकिन जितने भी आपके जैसे अनावश्यक पदार्थ जो बचते हैं शरीर में पचने के बाद से, वो क्या कर दिया जाता है, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, मतलब बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो वही है उत्सर्जन। तो अब आपको जैव प्रक्रम समझने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। देखिए यहाँ पर लाइफ प्रोसेस होगा, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक सब जगह हो गया, PROCESS आगे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइफ प्रोसेस। चलिए तो अब जानते हैं सबसे पहले कि अब जैसे मान लीजिए जब आप भोजन कर रहे हैं तो अब वो जो भोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो दो तरह से होता है, मतलब उसको पूरा सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, उपापचयी क्रिया। तो जीवों में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को हम दो समूहों में बांट सकते हैं। उपापचयी क्रिया क्या, वही जो आपका कैटाबोलिक एनाबोलिक, मतलब दोनों मिक्स करके उन्हीं को बोलते हैं उपापचयी क्रिया। तो उपापचयी क्रिया में सबसे पहले आपका आता है अपचयी क्रिया। अपचयी मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन। देखिए उपापचयी को बोलते हैं मेटाबोलिक। क्या बोलेंगे, मेटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक रिएक्शन को दो भागों में बांटा गया, एक आपका है कैटाबॉलिक, दूसरा है एनाबॉलिक। अब देखिए कैटाबॉलिक में क्या होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचयी क्रियाएं। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित होते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे आपने रोटी को तोड़ा, छोटा किया, वो क्या है आपका जटिल से सरल में टूट रहा है ना, छोटे अणु में टूट रहा है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में जब ये आपकी अपचयी क्रिया होती है तो क्या होगा, जैसे हमने भोजन किया तो कार्बोहाइड्रेट बहुत अगर कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, तो उसको क्या करेगा, वो छोटे छोटे पीस में जब टूटेगा, मतलब लार्ज से स्मॉल में, बड़े से छोटे में जब टूटेगा, विघटित होगा, उसी को बोलेंगे अपचयी क्रियाएं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में श्वसन हो गया, पाचन हो गया, ये सब क्या है, क्योंकि श्वसन कैसे हो गया, अब क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए आपने भोजन किया, ग्लूकोज लिया, ठीक है, एनर्जी मिली, आप फिर श्वसन करेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब छोटे से मतलब लार्ज से छोटे में आ रहा है ना, स्मॉल में आ रहा है। ऐसे ही पाचन में भी है कि आपने जटिल भोजन किया, उसको सरल भोजन में तोड़ना, तो ये आपके आ जाएंगे किसमें, अपचयी क्रिया में। दूसरा आता है आपका उपचयी क्रियाएं, जिसको बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, एनाबोलिक रिएक्शन। अब देखिए अगर आपको अपचयी पता है तो अपचयी का जस्ट उल्टा होता है उपचयी, ठीक है। मतलब इसमें क्या था, इसमें आपके जितने भी कार्बनिक पदार्थ थे, जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, वो सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित हो रहे थे, विघटित मतलब टूट रहे थे, ठीक है। लेकिन अपचयी में क्या होंगे, इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा, संश्लेषण होगा, मतलब छोटे छोटे मतलब सरल सरल जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनसे जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या होगा, संश्लेषण होगा। जैसे आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे आपने
प्रकाश संश्लेषण पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होगा, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करेंगे। तो ये सब करते हैं, तो ये कैसे, तो सरल सरल आपके हो गए ना। तो अब क्या, आप देखिए, आपका कार्बन अलग से, आपका कार्बन हो गया, ठीक है। पौधे क्या करेंगे, अगर भोजन बना रहे तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, तो लेंगे ना, कार्बन भी लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, जल लेंगे, तो ये सबको मिलाकर फिर क्या करते हैं, अपना ग्लूकोज बनाते हैं। तो उनका क्या हो जाएगा, तो सरल से जटिल बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपका कार्बन सी मतलब CO2 सॉरी C हो गया, ऑक्सीजन आपका O2 हो गया, जल H2O हो गया। लेकिन अगर वो उनसे ग्लूकोज बना रहा है तो क्या बन जाएगा, C6H12O6। तो उसमें सारे एक साथ मिक्स हो गए, तो वो एक जटिल हो गया कि नहीं हो गया। तो सरल से अगर जटिल मतलब आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, मतलब सिंपल कह सकते हैं कार्बनिक कंपाउंड से अगर आपका कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड बन रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, अपचयी क्रियाएं या एनाबॉलिक रिएक्शन। तो देख लीजिए इसमें इसका डेफिनेशन भी, ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से क्या बनेगा, जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये हो गए क्या कि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन थे उनको हम दो भागों में बांटे हैं। अब देखिए इसमें अब हम जानेंगे कि पहले अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए हमको अगर पाचन करना है तो पाचन के लिए क्या होता है, श्वसन करना है, किसकी सहायता से हम लोग ये सब प्रक्रिया करते हैं, मतलब जितने भी जैव प्रक्रम हैं तो वो जैव प्रक्रम में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो किसके थ्रू होती हैं। तो बात करें अगर मानव शरीर में, तो देखिए निम्नलिखित प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले होता है पाचन तंत्र, क्योंकि आपने भोजन लिया तो भोजन को आप पचाना है, तो पाचन किसके थ्रू होगा, पाचन तंत्र के द्वारा, मतलब उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके द्वारा होगा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या करेगा, हमने भोजन लिया, भोजन मतलब हमने क्या किया, खाद्य पदार्थ जब हम खाएंगे, कोई भी खाद्य पदार्थ जब लेंगे उसको, तो क्या होगा, उसका फिर पाचन करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि खड़े खड़े मुंह में ऐसे पड़ा रहेगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो वो किसके द्वारा होगा, तो उसके लिए देखिए कुछ तंत्र होते हैं, जैसे आपका ओरल कैविटी आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, स्टमक, तो वो सब क्या आ जाते हैं, वो सब आपके इस पाचन तंत्र में आते हैं। इन सबों को हम डिटेल में आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जब ये टॉपिक आएगा तो हम आपको इसको अच्छे से समझाएंगे। अभी बस आप सिंपल सिंपल सा बस समझ लीजिए, बस ये इसका फ्लो चार्ट है, बस ये समझ लीजिए। इसीलिए मैंने आपको पूरा डायग्राम के साथ इसको दिखाया है कि जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए पाचन तंत्र आपको समझ में आ गया। श्वसन तंत्र, तो ये आप देख ही रहे हैं, ये क्या है, फेफड़े है, तो आप जानते हैं इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। मतलब श्वसन तंत्र क्या करेगा, श्वसन में हमारी सहायता करता है। तो श्वसन को क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र को बोलेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसको बोलेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, और श्वसन को क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। तो श्वसन तंत्र क्या करेगा, रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, मतलब श्वसन में क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। फिर है तीसरा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है बेटा, परिसंचरण वही जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या है, एक आपका हार्ट है, ठीक है, क्योंकि हमको जब परिसंचरण तंत्र जब हम आपको बताएंगे तो परिसंचरण तंत्र में मेन मुख्य भूमिका निभाता है हमारा हृदय, ठीक है। इसीलिए हमको हृदय को पूरा डिटेल में पढ़ना है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना, उसको हम अच्छे से आपको बाद में जब ये लेक्चर आएगा तो आपको अच्छे से समझाएंगे पूरे डिटेल में। बस आप यहाँ पे जान लीजिए कि परिसंचरण तंत्र का काम क्या है, कि जो भी हमारे शरीर में जितने भी ब्लड हैं उनको ले आने का काम कौन करेगा, मतलब हृदय का मुख्य काम क्या है, रक्त को पंप करना, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है, रक्त को पंप करना, क्योंकि हृदय में जब आप पढ़ेंगे इसकी संरचना तो ये दो कपाट में बटे होते हैं, ठीक है। तो एक तरफ आपके शुद्ध ब्लड होते हैं, एक तरफ अशुद्ध ब्लड होते हैं। तो ये शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध में जाएंगे, उसको प्योरीफाई करते हैं ये सब, ठीक है। तो ये सारा काम कहाँ होगा, इसी हार्ट के द्वारा होगा। तो ये क्या करेगा, परिसंचरण तंत्र का काम करेगा। फिर है
लास्ट आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में देखिए आपके वृक्क आ जाते हैं, ठीक है, वृक्क में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब इन सब का काम क्या है, तो देखिए अब हमारे शरीर में जो रक्त पाए जाते हैं, मतलब जो ब्लड पाए जाते हैं, अगर बात करें उनको छानने का काम कौन करता है, तो यही हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में भी मुख्य रूप से नेफ्रॉन करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, यह हमारे रक्त को छानने का काम करता है। तो आप सोचेंगे कि मैम क्यों उसको छानता है, क्या रक्त हमारा कुछ अशुद्ध है, तो देखिए रक्त में भी कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो रक्त को क्या करेगा, छानेगा, और छान कर क्या करेगा, यूरिन बनाने का काम करता है। मतलब अगर बात करें इस उत्सर्जन तंत्र का मेन काम क्या है, रक्त को छानने का, या फिर कह सकते हैं मूत्र बनाना, ठीक है। ये क्या करेगा, मूत्र को या मूत्र का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन। ये क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन करेगा और रक्त को छानने का काम करेगा, मतलब ब्लड फिल्ट्रेशन का भी काम करेगा। तो ये हो गए प्रमुख अंग जो हमारे जैव प्रक्रम के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलिए जानते हैं सबसे पहला मेन टॉपिक पोषण। आपने जैव प्रक्रम समझ लिया कि जैव प्रक्रम क्या है, अब हम क्या समझेंगे, पोषण। पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए पोषण क्या है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने भोजन लिया, क्या करेंगे, कोई भी खाद्य पदार्थ क्या जो आप खाते हैं, कोई भी खाने वाले जो भी आप कुछ खाते हैं, तो जो भोजन है वही उसी को बोलते हैं खाद्य पदार्थ। तो हम जब खाद्य पदार्थ लेते हैं, अब खाद्य पदार्थ जब हमने इंटेक किया, मतलब जब हम भोजन ले लिए, खा लिए, तो अब उसका क्या करेंगे, अब उसका हमको पाचन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, नेक्स्ट पाचन करेंगे, मतलब डाइजेशन करेंगे। तो पाचन क्या है कि वही छोटे छोटे पीसेस में उसको और तोड़ेगा, मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थ को क्या करेगा, सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ने का काम करेगा। फिर अब इस पाचन का फिर क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। अवशोषण क्या है, जैसे मान लीजिए आपने जो भी कुछ लिया, तो अब आपके शरीर के लिए जितने भी लाभदायक पोषक तत्व हैं उसका क्या करेंगे, अब उनको अवशोषित कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेगा आपके शरीर के द्वारा, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। मतलब या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। तो जैसे ही हम ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, जैसे मान लीजिए ऊर्जा का अवशोषण किसके रूप में, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक तरह से ऊर्जा के स्रोत हैं। तो हमको जो भी उसमें से जितने भी हमारे शरीर के लाभदायक हैं उनको हम क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो जब वो अवशोषित हो जाएंगे पाचन होने के बाद, तो फिर उससे हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो ऊर्जा का अवशोषण हुआ, या फिर कह सकते हैं अवशोषण करने से क्या हुआ, ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त हुई, ठीक है। अब ये जो अवशोषण हम जब कर लिए, ऊर्जा का अवशोषण जब मैंने किया, तो इससे फिर क्या होगा, हमारे शरीर की वृद्धि होगी। क्या होगा, उसके बाद से शरीर की वृद्धि कह सकते हैं, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास, ठीक है। क्योंकि अब इस ऊर्जा से ही तो हमारे शरीर की वृद्धि होगी, विकास होगा। तो ये सब क्या है, तो यही जो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास हो रहा है, जब हम कोई खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पोषण, कि हमारे शरीर को पोषण। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ईट हेल्दी बी हेल्दी, अगर आप हेल्दी खाएंगे तभी आप हेल्दी रहेंगे। मतलब स्वस्थ खाओ स्वच्छ रहो, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी संतुलित भोजन लीजिए और हमेशा क्या रहिए, स्वस्थ रहिए। ये नहीं कि कुछ भी कोई जंक फूड खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब वगैरह, ये सब जितनी भी चीज़ें, इनको आप जरूर अवॉइड करिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी भोजन इसलिए लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इतना तो आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि पहले तो पोषण होता क्या है। तो पोषण, आप जो भोजन ले रहे हैं उनका पाचन हुआ, पाचन से ऊर्जा का फिर क्या करेंगे, फिर ऊर्जा का अवशोषण होगा। जब ऊर्जा का अवशोषण हुआ, मतलब ऊर्जा हमें हमारे शरीर को प्राप्त हुआ, तो उसी ऊर्जा के द्वारा हमारे शरीर का क्या होगा, मानसिक शारीरिक वृद्धि विकास सब होगा कि नहीं होगा। तो ये सब हो गया पोषण। तो क्या है, पोषण एक जैविक प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया कि जैविक
क्यों बार बार बोला जा रहा है? क्योंकि ये जीवित में ही होगा, क्योंकि आपका जो मतलब जितने भी निर्जीव हैं, मान लीजिए ये पेन है, तो क्या ये बढ़ेगा, इसका वृद्धि और विकास होगा? नहीं ना होगा। तो ये क्या, ये तो निर्जीव है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपनी या आपकी, तो क्या होगा, आपका तो वृद्धि और विकास तो होना ही होना है। तो इसीलिए आप क्या है, एक जैविक हैं, मतलब जीवित जीव जंतु हैं। तो जो भी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन प्राप्त करता है और उसे पचाता है, और उस भोजन से क्या करेगा, ऊर्जा वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि वो क्या करेगा, जितने भी पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण कर लेगा, जिससे ऊर्जा प्राप्त होगी। फिर किसके लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास, या फिर कह सकते हैं शरीर की मरम्मत के लिए। मरम्मत के लिए क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, आपको थकान होगी। अब ये नहीं कि मरम्मत का मतलब आपको पीट पीट के आपका मरम्मत किया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मरम्मत का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारा वर्क लोड किया, बहुत सारा काम किया, तो आपके शरीर थक जाते हैं, तो वो भी ऊर्जा हमको भोजन से ही प्राप्त होगा। या फिर कहीं पे आपको चोट लग गया, कुछ भी हुआ, तो ये सब, उन सबों की भरपाई कौन करेगा, यही भोजन ही तो करेंगे। तो ये क्या करेगा, शरीर की मरम्मत के लिए कह सकते हैं, या शरीर की वृद्धि के लिए कह सकते हैं, शरीर के विकास के लिए कह सकते हैं। तो ये सबके लिए कौन काम करेगा, कौन मदद करेगा, यही हमारा भोजन, जो भी भोजन है, जो जिसको हम पूरा नाम क्या दे देते हैं, पोषण। तो जितने भी आवश्यक तत्वों को ग्रहण करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होगा, पाचन, अभी मैंने बताया पाचन होगा, अवशोषण होगा, और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन शामिल होता है। मतलब हम इसमें उत्सर्जन को भी शामिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, आपने भोजन ले लिया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, आपके शरीर का वृद्धि विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अगर वो वहीं पर जमे रहें, वहीं पर पड़े रहें शरीर में, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, आपको बीमारियां होंगी, ठीक है, आपको कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाएगी। तो इससे आपके शरीर का वृद्धि विकास तो रुक जाना है, रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो इसीलिए इसमें उत्सर्जन भी शामिल होता है। तो ये मत सोचिएगा पोषण मतलब बस खाना खा लिए, पचा लिए, वही हमारा पोषण है, ऐसा नहीं है। पोषण में आपका खाना भी होगा, उसको पचाना भी होगा, अवशोषण करना भी होगा, और उत्सर्जन भी करना होगा। तो आई होप आपको पोषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोषण को याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, और वहां पर हेडिंग मत भूलिएगा, क्या है, लाइव प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो अब चलते हैं, अब पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, वैसे मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है, लेकिन आपको देखिए एग्जाम में डिटेल में, मान लीजिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, तो आपको एक एक करके सबके बारे में लिखना होगा। तो आप चाहेंगे तो इसको एक एक पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि क्या करेगा, शरीर की वृद्धि करेगा, दूसरा पॉइंट क्या देंगे, शरीर की मरम्मत के लिए, शरीर के विकास के लिए, ऐसे करके आप तो पॉइंट में 2-3 पॉइंट ही लिख डालेंगे। लेकिन अगर आप हेडिंग डाल के उसके अंदर थोड़ा सा कुछ इंक्लूड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसका प्रभाव आपकी कॉपी का, जो क्या कहते हैं, जो कॉपी देखने में और आपका क्या हो जाएगा, मतलब यूनिक लगेगा, तो आपको नंबर भी तो यूनिक मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट करके सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक एक लाइन का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पोषण की आवश्यकता क्यों है, वैसे आप तो अब जान ही गए होंगे पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले है शरीर की वृद्धि के लिए, क्योंकि हम भोजन लेंगे नहीं तो हमारे शरीर का वृद्धि कैसे होगा। तो वृद्धि मतलब क्या है, बढ़ना। अब ये नहीं है कि सिर्फ लंबाई बढ़ते रहे पूरे हमेशा, तो ऐसा नहीं है। वृद्धि का मतलब होता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं होती हैं जिनका हमेशा क्या होता है, वृद्धि होना रहता है, मतलब हमेशा वो टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो उनके विकास के लिए तो पचे हुए खाद्य पदार्थों का जीव द्रव्य द्वारा आत्मसात कर लेना या स्वांगीकरण कहलाता है। आत्मसात कर लेना, स्वांगीकरण कहलाता है, मतलब वही अवशोषण कर लेना, ठीक है। क्या कहलाएगा, स्वांगीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। अगर मान लीजिए स्वांगीकरण क्या है, वैसे मैं आपको स्वांगीकरण बताऊंगी जब मैं आपको पाचन डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि भोजन का क्या कर लेना, पचे हुए भोज्य पदार्थों का आत्मसात कर लेना, मतलब अवशोषण कर लेना, उसी को हम बोलते हैं स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। जिससे जीवद्रव्य की मात्रा में क्या होगा, वृद्धि होती है, साथ ही जीवधारियों के शरीर में भी वृद्धि होती है। मतलब जीवद्रव्य में भी वृद्धि होगी और जीवधारियों के शरीर में भी वृद्धि होगी। अब मत सोचिएगा जीवद्रव्य अलग चीज है, जीवधारी अलग, जीवधारी के ही अंदर जीवद्रव्य पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रतिरक्षा।
इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है, जैसे मान लीजिए आपको बहुत लोग को देखते होंगे कि सेम इन्वायरमेंट है, सेम वातावरण है, वहाँ के लोग भी सेम है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा आपके घर के अगल बगल में या तो अपने ही घर में अगर थोड़ा सा ही मौसम चेंज हुआ तो कुछ लोग को क्या होगा, बहुत जल्दी बीमारियां हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं। कुछ लोग को चाहे वो कितना भी सर्दी मतलब रहे या गर्मी पड़े, बरसात रहे, कुछ भी रहे, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर रहता है, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा मतलब जिनका कमज़ोर रहता है वो जल्दी बीमार होते हैं। लेकिन जिनका इम्यूनिटी बहुत मतलब जिनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वो कम बीमार पड़ते हैं। अब आप सोचेंगे ये इम्यूनिटी क्या है, मतलब ये प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है। तो देखिए जैसे मान लीजिए बाहर से कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, आपको बाहर से या फिर कोई बीमारी आ रही है, क्योंकि बीमारी तो बाहर से आनी है, तो आप क्या करेगा, आपका शरीर उसके खिलाफ कोई ना कोई जैसे एंटीजन मतलब उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। तो जब एंटीबॉडी बनाएगा तो क्या करेगा, वो उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता बनाएगा कि कोई आपको बीमारी हो रही है, आपको बुखार हुआ या कोई वायरल फीवर हुआ, बैक्टीरियल कुछ भी डिजीज हुआ, तो क्या होगा, वो उससे लड़ने की क्षमता बनाता है। हमारे शरीर में भी क्या होता है उसके खिलाफ, ये नहीं कि दवा खाएंगे तभी, ऐसा नहीं है। कभी कभी ये भी होता है हमारा शरीर उससे क्या करता है, लड़ने की क्षमता रहती है, जिससे वो उस बीमारी को होने से क्या करता है, रोक लेता है, मतलब उसकी रोकथाम कर लेता है खुद से बिना दवाई लिए। तो अगर जान लीजिए, अगर आपको मतलब जो लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते थे, जान लीजिएगा उनका क्या इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो जब हम स्वच्छ भोजन लेंगे, मतलब हेल्दी भोजन जब भी खाएंगे, तो हेल्दी भोजन खाने से क्या होगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या होगा, मतलब स्ट्रांग रहेगा। तो यही है कि प्रतिरक्षा प्रणाली प्रणाली मैंने बोल दिया प्रतिरक्षणता, ठीक है, मतलब प्रतिरक्षा करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं प्रतिरक्षणता, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बस इतना जानिएगा कि हमारा शरीर भी बाहर से कोई भी बीमारी हो रही है तो उसको क्या करेगा, उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता रखना ही होता है प्रतिरक्षणता। तो संतुलित भोजन हमारे शरीर की क्या करेगी, प्रतिरक्षक क्षमता मतलब इम्यूनिटी को क्या करेगी, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन, खनिज लवण आदि इस कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरक्षणता क्या है। तो बस यही कि हमको मतलब हमारा इम्यून सिस्टम क्या होना है, स्ट्रांग होना है। अगर स्ट्रांग होगा तो कोई भी अगर बीमारी अचानक से या मौसम चेंज हो गया, कुछ भी हुआ, तो हमको ये नहीं कि हम तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो जल्दी जल्दी होते थे, जान लीजिएगा उनका क्या है, इम्यून सिस्टम कमजोर है। तीसरा क्या मदद करता है, तीसरे लिए क्यों आवश्यक है, ऊर्जा की आपूर्ति, मतलब ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा एनर्जी का। तो आप ये जान ही रहे हैं कि भोजन मुख्य स्रोत होता है हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए, ठीक है। सूर्य तो है, सूर्य से तो ऊर्जा मिलती ही मिलती है, लेकिन जब तक हम इंटरनल अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, पोषण से ही। तो भोजन जीवों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। विभिन्न जैविक कार्यों में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप होती है। क्योंकि आप दिन भर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऊर्जा की नीड होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब तो ये नहीं है कि बिना ऊर्जा के ही आप सारा काम कर लेंगे। देखिए अब ये नहीं है कि आप चलिए खेत में कुदाल ही चलाइए, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ने भी बैठते हैं तभी देखिएगा आपको लगता है कि कितना भूख लग रहा है। किसको किसको ऐसा होता है कि खाने के मतलब पढ़ने के ही समय पूरा खाने का याद आता है। तो देखिए जब भी आप खाते हैं मतलब पढ़ने बैठते हैं तो जब उसमें भी ऊर्जा व्यय होती है, तो उसके लिए भी आपको भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये नहीं है कि आप कोई मेहनत ही करें, दौड़ लगाएं, मतलब कुछ ऐसा करें तब भी। अगर आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं तब भी ऊर्जा हमारी खर्च होती है, और उसकी पूर्ति कौन करेगा, भोजन करेगा। और किसके फलस्वरूप होता है, तो याद रखिएगा क्या होगा यहाँ पे, भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और मैंने ऑक्सीकरण आपको बताया है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है। और चौथा आवश्यक क्या है, नियामक पदार्थ, मतलब ये क्या करेगा, जितने भी सबस्टेंस है उनको रेगुलेट करेगा। तो जीवों के शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले पदार्थ भी भोजन के अवयवों के अंतर्गत होते हैं, जैसे हार्मोन एवं एंजाइम भी, ठीक है, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, भोजन के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है पांचवा इसका
शरीर में टूट फूट की मरम्मत। अब जितने भी हमारे शरीर में टूट फूट हो रहे हैं उनकी मरम्मत। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि मरम्मत मतलब वही कि मार मार के उसकी मरम्मत की जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं भी आपके शरीर में कुछ टूट गया, ठीक है, या फिर आप बहुत थक गए हैं, तो उन सबों की मरम्मत मतलब उन सबों की भरपाई कौन करता है? हमारा भोजन ही करता है, मतलब पोषक तत्व ही करते हैं। तो भोजन के पोषक तत्व मुख्यतः कौन? प्रोटीन द्वारा शरीर में प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। इसके साथ ही खनिज लवण व विटामिन इन मरम्मत क्रियाओं को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं, मतलब उनको प्रमोट करते हैं। अब जानते हैं पोषण के प्रकार। आपने पोषण जान लिया कि पोषण क्या है, ठीक है। पोषण आप समझ गए कि हाँ हम भोजन कर रहे हैं, उससे पाचन हुआ, शोषण हुआ, तो ऊर्जा मिली, हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास हुआ, जिसके वजह से वही हमारा पोषण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या ये पोषण भी दो प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोषण हम पढ़ लिए, पोषण भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पोषण होता है स्वपोषी पोषण, ठीक है, और दूसरा होता है परपोषी पोषण। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण? तो स्व मतलब देखिए बेटा, स्व मतलब ही समझिएगा स्वयं से, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सके, मतलब जो अपना पोषण स्वयं से कर सके, ठीक है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से ही अपना पोषण कर ले जाए, तो उसी को बोलते हैं स्वपोषी पोषण। तो इसको मतलब इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करेगा? स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी की सहायता से भोजन नहीं बनाते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? स्वपोषी पोषण के अंतर्गत। तो एग्जाम्पल में देखिए, लिख लीजिएगा, हरे पौधे, कुछ बैक्टीरिया। तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा होता है। परपोषी पोषण, अब परपोषी पोषण का मतलब क्या होगा? कि जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करे। जैसे मान लीजिए अब आप ही हैं, ठीक है, अगर आप इस समय जैसे मान लीजिए गर्मियों का सीजन है, ठीक है, लोग आम खाते हैं पेड़ से, तो जो आप आम खा रहे हैं तो ये तो आम खुद ही, आप तो उस पर मतलब आप खुद से तो बनाया नहीं है, वो पौधों के द्वारा उनका बनाया गया फल होता है, ठीक है, उनका भोजन है। तो आप उसको ले रहे हैं, उनके द्वारा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, मतलब आप पौधे पे आश्रित है, पेड़ पे आश्रित है। तो चाहे आप सेब खाइए, मतलब केला खाइए, अमरूद, कुछ भी खाइए, ठीक है, तो सब क्या है? आप दूसरे से मतलब पौधे से प्राप्त कर रहे हैं ना, मतलब दूसरे पे आश्रित है, तो आप क्या हैं? परपोषी हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर जो मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं वो होंगे आपके स्वपोषी, जो दूसरे के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं या दूसरों पे आश्रित है भोजन के लिए, तो वो आते हैं परपोषी के अंतर्गत। तो हम इनको डिटेल में समझते हैं, स्वपोषी, परपोषी। तो आज हम पढ़ेंगे स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। तो देखिए जो स्वपोषी हैं, अभी मैंने बताया कि वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से, देखिए ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन मैंने आसान लैंग्वेज में भी आपको दे रखा है। अब आपकी इच्छा, चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, नंबर तो वैसे पूरे मिलने हैं, लेकिन फिर भी देखिए आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा साइंस की भाषा में लिखना सीखिए। अर्थ समझिए आप अपने भाषा में, लेकिन लिखने के लिए आप साइंस का इस्तेमाल करिए, मतलब आप थोड़ा सा साइंटिस्ट बनिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो इसमें देखिए स्वपोषी का मतलब क्या? कि वे जीव जो क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश की सहायता से। देखिए यहाँ पर वे जीव मतलब जैसे इसमें पौधा है, वो क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेकर बना रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। तो यही कह रहा है कि वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से जल और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन तैयार करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल भाषा में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जितने भी हरे पौधे हैं, नीली हरी शैवाल जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, या फिर इसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, कई नाम है इनके, साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। फिर यह भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, मतलब इस विधि द्वारा जो भोजन बनता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की सहायता से, मतलब सूर्य के लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये किसका प्रयोग करेगा? सॉरी,
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल लेकर क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो ये हो गया स्वपोषी। तो स्वपोषी में अब देखिए, जो स्वपोषी पोषण में भी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि स्वपोषी पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, तब हम उसको आगे बताएंगे। तो पहले देखिए, सूर्य की रोशनी लेंगे। देखिए इतना अच्छा इमेज के द्वारा मैंने आपको समझाया है। वैसे आप चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो भी हरे पेड़ पौधे हैं क्या करेंगे, सूर्य की रोशनी में और किस पर होगा, पत्ती में। याद रखिएगा, मतलब वैसे पेड़ के जितने भी हरे भाग होते हैं सारे जगह फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, पत्तियों में होता है। तो कहाँ पर होगा, पत्ती में। और किसके किसके प्रयोग से, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, कहाँ से लेंगे, वायुमंडल से, ठीक है। फिर जड़ से क्या लेंगे, पानी लेंगे, और क्या बनाएंगे, ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही हो गया प्रकाश संश्लेषण। मतलब सिंपल भाषा में अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब देखिए किसकी उपस्थिति में, अभी हम इसको डिटेल में समझाएंगे, बस ये जान लीजिए कि किसकी उपस्थिति में, प्रकाश और क्या होता है, पत्ती क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा बेटा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो ये क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे प्लस ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। अब देखिए अभी जैसे मैंने बताया कि जो आपका स्वपोषी पोषण है मतलब प्रकाश संश्लेषण भी है, तो वो भी अब इसका पहले क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, प्रकाश संश्लेषण, मतलब भोजन संश्लेषण की विधि के आधार पर भोजन बनाने की विधि। अब भोजन बनाने की विधि का मतलब जो स्वयं से बन रहा है, ठीक है। मतलब जो स्वपोषी हैं, तो स्वपोषी पोषण के भी अंतर्गत 2 तरह का यहाँ पे भोजन के निर्माण की विधि होती है। मतलब 2 तरह से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषी मतलब अब प्रकाश से समझ में आ रहा होगा, जो प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाए उनको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। तो रसायन संश्लेषी का मतलब होता है क्या, कि जो रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके बुक में था, टॉपिक था, तो मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश संश्लेषी क्या है और रसायन संश्लेषी क्या है। तो बस इतना सा समझिएगा बेटा कि जो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो तो आप समझ रहे हैं कि वो स्वपोषण है, ठीक है। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रकाश के प्रेजेंस में ही, मतलब प्रकाश के ही द्वारा भोजन अपना बनाए। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सूर्य का प्रयोग करके भोजन बनाए। कुछ ऐसे भी हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन बिना सूर्य की रोशनी के, ठीक है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे लेकिन किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश के, तो उसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी। तो वह जीव जो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हरे पौधे हो गए, शैवाल, नील हरी शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, रसायन संश्लेषी, ठीक है, जिसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक, ठीक है। अब कीमो मतलब क्या, केमिकल से, जो रसायन से अपना भोजन बनाए तो उसको बोलेंगे कीमोसिंथेटिक या फिर बोलेंगे रसायन संश्लेषी। तो जब कोई जीव सूर्य के प्रकाश के बिना, जो प्रकाश संश्लेषी था वो प्रकाश की उपस्थिति में था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश के बिना, मतलब सूर्य के प्रकाश के बिना, और किससे, रसायन अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करके भोजन बनाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रसायन संश्लेषण कहते हैं। और ऐसे जीव को रसायन संश्लेषी कहते हैं। मतलब प्रक्रिया जो रसायन की उपस्थिति में, मतलब रसायन का प्रयोग करके जो भोजन बन रहा है उस प्रक्रिया को बोलेंगे रसायन संश्लेषण, जैसे मैंने प्रकाश संश्लेषण बताया। लेकिन अगर जो जीव के अंदर हो रहा है ये क्रिया, मतलब जो जीव ये प्रक्रिया कर रहे हैं, जो रसायन संश्लेषण कर रहे हैं, उनको बोलेंगे रसायन संश्लेषी। तो कंफ्यूज मत होइएगा रसायन संश्लेषण
और रसायन संश्लेषी में, ठीक है। तो रसायन संश्लेषी कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल में कौन कौन जीव हैं जो रसायन संश्लेषी करते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया, मतलब जितने भी नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोसोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गए, ये सब क्या है आपके? ये सब रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया हैं। फिर है सल्फर बैक्टीरिया आ जाता है, आर्किया है। तो आर्किया क्या है? जो ज्वालामुखीय क्षेत्रों या गहरे समुद्र में पाई जाती हैं। तो देखिए यही एक ऐसी बैक्टीरिया है जो या तो, वैसे क्योंकि मेनली जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होंगे? किल हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी कौन सी बैक्टीरिया, जो ये आर्किया होती है, ये देखिए ज्वालामुखी ये क्षेत्रों या गहरे पानी में, मतलब समुद्र में वो पाई जाती हैं। तो वो जो वहाँ पे जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिर जो भी कर रही हैं अपना भोजन, किसके द्वारा बनाएंगी? वो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये समुद्र आप देख रहे हैं, ये क्या है? समुद्र है। इसके अंदर ये गहराई में आपको यहाँ पे बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? अब ये देखिए ये सब क्या कर रहे हैं? जितने भी एनिमल टिश्यू हैं, ठीक है, वो उनका क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? ये सारे तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। अब बैक्टीरिया इन सबों का ब्रेक डाउन करके क्या करेगा? अपना भोजन बनाता है, स्वयं से बनाएगा केमिकल, क्योंकि इन्हीं सब का ब्रेक डाउन करके इनसे क्या करेगा? केमिकल लेगा और उस केमिकल को उपयोग करके क्या बनाएगा? अपना भोजन, जिस प्रक्रिया को बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। तो ये हो गया रसायन संश्लेषी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषी क्या है, रसायन संश्लेषी क्या है। अब हम जो है प्रकाशिक अभिक्रिया जो आपका रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी के बाद से अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण, जो हम अगले वीडियो में इसको कवर कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।